हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की 8 क्लास होगी। आठ क्लास नंबर 8 होगी। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्लासें कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देखिए, उसके बाद में दिन मूव दिस क्लास। ठीक है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास जो है। भारतीय संविधान के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट के नाम से जाना जाता है, कि राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, कि हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से जाना जाता है, कि विधानसभा के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जबकि जो अपर हाउस होता है, और जबकि लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा लोअर हाउस को कहते हैं। राज्यसभा को प्रथम हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन भी राज्यसभा को कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा भी कहते हैं। जबकि लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा भी कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ कहते हैं? ब्रिटेन में कहा जाता है। कहाँ कहते हैं? ब्रिटेन में कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच में निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाता है? 6 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, कि 8 महीने का, कि 9 महीने का? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है 6 महीने का समय होता है। किसी भी देखो, किसी भी सदन की, कोई भी सदन की जो संसद के दो सत्र की बैठक होती है, उनके बीच में कितने मंथ का? 6 मंथ का अंतराल होता है। इससे ज्यादा का अंतराल नहीं होता है। ठीक है, और एक वर्ष में 2 बार सदन को, 2 बार संसद का सत्र बुलाना आवश्यक होता है। 2 बार संसद का जो सत्र होता है वो बुलाना आवश्यक होता है। और ये आर्टिकल नंबर 85(1) में बात की गई है। किस में बात की गई? अनुच्छेद 85(1). 85 का जो पार्ट नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष संसद के 2 बार सदन का बुलाना आवश्यक है। ठीक है, 2 बार सदन के सत्र को बुलाना आवश्यक है। तो दो सत्रों के बीच में, दो सदन के दो सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखो, राज्यसभा तो मेरी एक स्थायी सदन होती है। क्या होती? एक स्थायी सदन होती है। आर्टिकल जो 83 है, 83 का 1 जो है, 83 जो है उसका 1 कहता है कि जो राज्यसभा है उसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और राज्यसभा की जो बात करता है वो आर्टिकल 80 करता है। जबकि लोकसभा की बात जो है अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 जो है लोकसभा की बात करता है, लोकसभा के गठन की। और जबकि राज्यसभा के अनुच्छेद 80। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। जबकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य क्या होते हैं इसके? हाँ, तो क्या होते हैं? 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद, अरे सॉरी, बी थोड़ी ना हो जाएगा, कार्यकाल नहीं पूछा है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यह तो सही बात है, लेकिन सही नहीं की बात की। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा की बात करता तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये बात गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान देने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, बहुत सही। 18 वर्ष तो होनी चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। किसका? ग्राम पंचायत का। आप तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से,
भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भारत में जो संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। जो स्थायी नहीं अस्थायी है, राज्यसभा विधानसभा। राज्यसभा तो स्थायी होती, विधानसभा स्थायी होती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लोकसभा स्थायी होती, विधान परिषद लोकसभा स्थायी होती है, और जबकि विधान परिषद स्थायी होती, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा क्या होती, स्थायी होती, और विधान परिषद भी स्थायी होती, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा विधानसभा, लोकसभा क्या होती, अस्थायी, और विधानसभा भी अस्थायी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 21 वर्ष पंचायत का चुनाव, जो पंचायत का चुनाव लड़ा जाता है, प्रधानी का चुनाव या पंचायत का चुनाव, उसके लिए 21 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि 25 वर्ष विधानसभा और लोकसभा का सदस्य लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाना चाहिए। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त जो सत्र है उसकी अध्यक्षता मैंने बताया था अनुच्छेद 108 के तहत। किसके? अनुच्छेद 108 के तहत। बुलाता कौन? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अनुच्छेद 118 के तहत करता है। किसके? अनुच्छेद 118 में कही गई है कि संयुक्त सदन की जो अध्यक्षता होगी, संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता होगी वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अनुच्छेद 118 में। लेकिन संयुक्त सत्र बुलाने की बात जो है, या संयुक्त बैठक बुलाने की जो बात है, वो अनुच्छेद 108 में की गई है, वो राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? आकलन समिति है, प्रवर समिति है, लोकलेखा समिति है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है भारत और नियंत्रक लेखा? तो लेखा की बात करती तो लोकलेखा समिति है। कौन सी? लोकलेखा समिति है, लोकलेखा समिति है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में संसद की वित्तीय समितियों, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं ये बताओ मुझे। लोकलेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, लोक उपक्रम समिति है, कौन कौन सी हैं? तो इसमें से जो तीनों हैं, तीनों की तीनों क्या है? वित्तीय समितियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संसद की स्थायी समिति नहीं, स्थायी समिति कौन सी नहीं? लोकलेखा समिति होती है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, वित्त मंत्रालय की ये नहीं होती। जबकि लोक उपक्रम समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वित्त मंत्रालय की जो परामर्शदात्री समिति होती है ये एक स्थायी समिति नहीं होती है। ठीक है, ये एक स्थायी समिति नहीं होती है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से, भारतीय संसद में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकलेखा जो समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष दल का नेता होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें जो विपक्ष दल का नेता जो होता है, विपक्ष दल का नेता जो होता है वो क्या होता है? लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से 187 नंबर क्वेश्चन से, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका सेवा काल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, गलत। 4 वर्ष होता है, ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है। 5 वर्ष होता है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का होता है, और प्रधान पंचायत के जो सदस्य उनका होता है। जबकि 6 वर्ष किसका होता है? लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है?
चुनाव आयोग नहीं, चुनाव से संबंधित। राष्ट्रपति नहीं। संसद और विधानसभा नहीं, ओनली संसद। कौन है? संसद। कौन है? संसद। तो ये किस में बात की गई है? ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है इसकी संसद विधि द्वारा क्या होगा, ठीक है। तो संसद जो है, सॉरी, अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद जो होगा, संसद नागरिकता के लिए क्या होगा कि उसके अधिकार और उसके लिए कानूनों का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 11 कहती बात, अनुच्छेद 11 में संसद से संबंधित बात है, ठीक है। संसद नागरिकता से संबंधित कानूनों को बनाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृत कौन देता है? नए राज्यों की जो स्वीकृत है वो कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, उच्चतम न्यायालय देता है, प्रधानमंत्री देता है कि संसद देता है? तो वो देता है, संसद देता है। कौन देता है? संसद है, नए राज्यों की स्वीकृत देता है। तो नए राज्यों की जो स्वीकृत की बात की गई है वो अनुच्छेद किस में की गई है? नए राज्यों की स्वीकृत के लिए अनुच्छेद 2 में बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? संसद क्या है कि जैसे कोई राज्य को है आपस में मिला सकता है, नए राज्य की स्वीकृत को तो दे देगा, उसका क्या कर देगा, तो उसका गठन की बात कर लेगा। लेकिन नए राज्यों के निर्माण के बाद में अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जैसे उसके सीमा में, नाम में परिवर्तन करना है या किसी को देना, किसी से लेना है, वो किस में बात की गई है? वो अनुच्छेद 3 में की गई है, ठीक है। उसके बाद में और नामों में परिवर्तन, ये सब चीज। अगला क्वेश्चन से, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसके पास होती है? उच्चतम न्यायालय के पास, संसद के पास, मंत्रिपरिषद के पास कि प्रधानमंत्री के पास? तो अखिल भारतीय जो सेवाओं का सृजन है वो कौन करती है? अनुच्छेद 312 में बात की गई है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई है। तो ये संसद करती। कौन करती? संसद करती है। संसद क्या करती है? संसद जो है क्या करती है? संसद विधि द्वारा जो है उसको क्या करती है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 75 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 जो 3 है, पार्ट नंबर 3 जो है, उसमें कहा गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद की बात आती है तो अनुच्छेद 75 में ही कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगी लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी और मंत्रियों की नियुक्ति जो होगी वो प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति के ही परामर्श से मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं कि गैर उत्तरदायित्व होता है। तो अभी बताया सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली में क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक होता है। तो इसमें जो बात की गई है तो वो कैसे? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कि उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो देखो, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होती है, अगर संसद को कोई भी कानून पास कराना है, कोई भी कानून या विधेयक पास कराना है, तो वो क्या करता है कि अगर जैसे विरोधाभास हो गया, विवाद हो गया, तो वो सदन में भाग नहीं, हिस्सा नहीं लेना चाहते। अगर लोकसभा के सदस्य हैं, जैसे कुछ है कट गए, जैसे विपक्षी जो होते हैं वो कट जाते हैं, तो क्या करता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 108 के तहत क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। जब संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है तो वहां पर क्या होता है कि उपस्थित सदस्य जो होते हैं उनके मात्र साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत क्या होती? अगर मैंने माना लोकसभा में कितने 300 सदस्य हैं, जबकि विधानसभा में कितने 200 हैं, तो लोकसभा के 100 इधर उधर, लोकसभा के 149 सदस्य जो हैं, हमने कहा विपक्षी पार्टी के हैं, तो वहां पे क्या होगा?
वहां पे क्या होगा कि वो कटे कटे घूम रहे हैं, वो नहीं हिस्सा ले रहे, वो विवाद कर रहे, तो क्या होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुला लेगा, संयुक्त अधिवेशन बुला लेगा, और वहां पर क्या है, तो उस बिल को उसमें पास कराएगा। उसमें क्या होगा, 149 वो चले गए तो जाने दो, 151 इनके पास बचे। अगर 200 में से 100 सदस्य भी राज्यसभा के इनके फेवर में आ गए तो 251 हो गए। कितने हो गए, 251। टोटल कितने थे, 250। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि कुल सदस्य जो उपस्थित हुए उनका +1 एक और एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अगर 149 वो चले गए, 400 थे, इनके पास 151, अगर 150 में से 50 ही इनके पास आ गए तो पारित हो गया बिल। तो बहुत आसानी से पारित हो जाता है बिल। तो इसीलिए क्या करता है, ज्यादातर संयुक्त बैठक में बिल पास होते हैं, कि अगर जहां पर देखते हैं ये ज्यादा पर विरोध होता है तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन भारत में कानूनों को बनाता है, कानूनों को बनाता कौन है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन कानूनों को भारत में जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, भारत में जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, भाई राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, केंद्रीय प्रशासन, नियमों का अधिनियमित करना, कानूनों का न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना, कानूनों को कार्यान्वित करना। तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, विधानमंडल जो होता है उसका प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, नियमों को अधिनियमित करना, नियमों को अधिनियमित करना। तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य होता है, प्रमुख कर्तव्य होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय होता है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या मतलब होता है, संसद सत्र का अंत होता है, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक होती है, कि सैनिक कार्यवाही का अंत होता है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। तो क्या कहा गया, यहाँ पर सैनिक कार्यवाही नहीं होगा, दैनिक कार्यवाही का, दैनिक कार्यवाही का अंत नहीं। तो संसद सत्र का जब अंत होता है उसका मतलब होता है समापन का अर्थ होता है। ये पूछा गया था एसएससी 2012 में, क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया था, उठा के देख लो, ये क्वेश्चन पेपर में आया होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है, राष्ट्रपति करता, वित्त मंत्री करता, प्रधानमंत्री करता, अध्यक्ष करता। तो देखो अनुच्छेद 110 में बात की गई है, 10 में 3 में क्या कहा गया, कोई धन विधेयक होगा, ठीक है। लेकिन 110 के 4 पार्ट 4 में 4 में बात की गई है कि ये धन विधेयक निर्धारित कौन करेगा, ये तो भाई जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो निर्धारित करता है ये धन विधेयक है कि कौन सा साधारण विधेयक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन से संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का क्या अर्थ होता है, अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जा सकता है, कि अधिकार जिनकी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो कहा गया है संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां, तो देखो एक होती राज्य सूची, दूसरी होती केंद्र सूची, तीसरी होती समवर्ती सूची, ठीक है। और यह सूचियां किस में बात की गई है, अनुसूची 7 में कहा गया, अनुसूची 7 में कहा गया, अनुसूची 7 में इन सूचियों की बात की गई है, क्या की गई, सूचियों की बात की गई है। तो राज्य सूची पे राज्य कानून बना सकती, संघ सूची पे संघ केंद्र कानून बना सकती, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 248 में ऐसी बात की गई है कि अवशिष्ट शक्तियां होंगी जो ना किसी राज्य के अंतर्गत, ना राज्य सूची में होंगी, ना संघ सूची में होंगी, ना समवर्ती सूची। इन सूचियों से बाहर के जो शक्तियां होंगी उसके अंतर्गत क्या होगा कि अवशिष्ट शक्तियों को रखा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं अमेरिका में राज्यों के पास हैं, लेकिन आजादी के पहले किसके पास होती थी, गवर्नर जनरल के पास होती थी।
जबकि ब्रिटेन में कनाडा में केंद्र के पास है। किसके पास? केंद्र के पास। और भारत में किसके पास औषध शक्तियां हैं? वो भी केंद्र के पास। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जीवी मावलंकर थे, विट्ठल भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन थे? तो देखो, ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले अध्यक्ष बने थे वो जीवी मावलंकर मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहते हैं। और ये 1952 से 1956 तक रहे थे। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? किस में अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो कहा गया है विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो किस में मिलती है? किस में मिलती है? तो बताओ, संसदीय सरकार में, संघीय सरकार में, कि राष्ट्रपति सरकार में, कि अधिकारवादी सरकार में? कि अधिकारवादी सरकार में। तो किस में मिलती है? किस में अधिक मिलती है? तो बताओ किस में मिलती है? तो वो मिलती है संसदीय सरकार में। संसदीय सरकार में क्या होता है? विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। अधिक प्राथमिकता मिलती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो मैंने कहा था कितनी बार? 2 बार बुलाना जरूरी होता है। 2 बार बुलाना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में, दोनों सदनों का अधिवेशन कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी होता है। ठीक है। तो 2 बार बुलाना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसी के साथ में क्या हो जाएगा? हमारी क्लास समाप्त होती है और आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना कि यहाँ पे ऐसा पढ़ाया जाता है। आपको जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम पे एग्जाम जोन एकेडमी नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर कोई ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास।